नमस्कार दोस्तों एक बात मैं बता देना चाहता हूं कि मैं संदीप जी का कोई हेटर नहीं हूं। थंबनेल पर मत जाइए, ना ही मुझे उनकी आज तक की किसी बात से कोई परेशानी है और ना ही भविष्य की किसी बात पर होगी। पर अभी हाल फिलहाल में उन्होंने 2 वीडियोस रिलीज किए हैं कोरोना के ऊपर। जब उन्होंने पहला वीडियो रिलीज किया था मुझे तभी लगा था कि वीडियो डालनी चाहिए। मेरी वीडियोस पर भी कमेंट आए कि व्हाट अबाउट संदीप माहेश्वरी जी। फिर अब उन्होंने एक और वीडियो रिलीज किया है, तो फाइनली मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। मैं मानता हूं गलती निकालना आसान है, पर उनकी पूरी ही वीडियो या तो एजम्पशंस पर है या फिर कैलकुलेशन एरर पर। एक दो जगह तो कोई भी गलती कर सकता है, पर उनकी वीडियो में सिर्फ एजम्पशंस हैं और फॉल्स इंफॉर्मेशन। पॉइंट टू पॉइंट उनकी हर बात की समीक्षा करेंगे कि कितनी सच है और कितनी मिसलीडिंग है। यदि आपको लगे कि मेरे समझने में कोई गलती हुई है तो कमेंट करके अवश्य बताएं, क्योंकि हमारा मोटिव केवल सच जानना है। वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं फिर से बता दूं कि मैं उनका कोई हेटर नहीं हूं, मेरा उनसे कोई लेना देना नहीं है। तो उनके फॉलोअर्स कृपया कमेंट सेक्शन की गरिमा बनाए रखें और थोड़े लॉजिकल तर्क दें। सबसे पहले संदीप जी कहते हैं कि हम डरे किस लिए हुए हैं। तो इसका वो कारण बताते हैं कि मीडिया हमें केसेस दिखा रही है कि आज इतने केसेस हो गए हैं, कल उतने केसेस हो गए हैं, और ये जो नंबर हैं इसे देखकर हम डर रहे हैं। क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं। डर का क्या कारण है? अभी ट्विटर पर एक घटना ट्रेंड कर रही थी, कुछ न्यूज चैनल्स ने भी कवर करा। दिल्ली की एक लड़की अपने पिता को लेके दिल्ली के ही एक सरकारी अस्पताल लेकर गई। वहां उसे कह दिया गया बेड नहीं है। फिर दूसरे हॉस्पिटल लेकर गई, वहां से तीसरे, फिर चौथे। कहीं बेड न मिलने पर सीएम केजरीवाल को टैग किया गया ट्विटर पर। मेरे पिता को कोरोना के सिम्टम्स आ रहे हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, कृपया कुछ कीजिए, एडमिशन करवाइए। खूब रिट्वीट भी हुए पब्लिक के द्वारा, लेकिन उनका जवाब नहीं आया। अगली सुबह वो लड़की फिर ट्वीट करती है, माई फादर हैज डाइड। शायद थोड़ा सा ऑक्सीजन सपोर्ट मिला होता, प्राइमरी केयर भी मिला होता, तो नतीजे कुछ और होते। बस यही डर है लोगों को कि हमें भी कोई सीरियस समस्या ना हो जाए और हमें भी बेड ना मिले, ऑक्सीजन सपोर्ट ना मिले, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में रोज के 1 लाख देने होंगे और 3 लाख का मिनिमम बिल रहेगा, चाहे आप 5 मिनट के लिए एडमिट हो। ऐसे में यह स्पष्ट है कि सभी इलाज अफोर्ड नहीं कर सकते। और कोरोना तो छोड़ो, इस समय हॉस्पिटल ऐसे फुल हैं कि किसी भी बीमारी का इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा कोरोना के डर के कारण। फैल बहुत तेजी से रहा है कोरोना। समस्या इसका डेथ रेट नहीं है ज्यादा, समस्या है हॉस्पिटल्स का फुल होना। जो प्राइमरी केयर है वो भी नहीं मिल पा रही है। अभी क्या है, हॉस्पिटल्स के अंदर पेशेंट्स को 3 कैटेगरी में इलाज किया जा रहा है। पहला, नॉर्मल वार्ड्स में, जहां उनको प्राइमरी ट्रीटमेंट दिया जा रहा है बुखार का, खांसी का। दूसरी कैटेगरी है जो थोड़े सीवियर केसेस हैं, उन्हें आईसीयू में रखा जा रहा है। और तीसरी कैटेगरी है आईसीयू विद वेंटिलेटर वाली। तो ये सबसे ज्यादा इसका बिल चार्ज किया जाता है प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। और इस समय तीनों फुल हैं। कारण यह है, वायरस फैल बहुत तेजी से रहा है। इसके मृत्यु दर से ज्यादा इसका तेजी से फैलना समस्या है सबके सामने, क्योंकि इतनी जल्दी हम मैनेज नहीं कर सकते, हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इतना सक्षम नहीं है। सीडीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार 50% के लगभग जो संक्रमण है वो या तो प्री सिम्टोमेटिक लोग फैला रहे हैं या फिर असिम्टोमेटिक। यानी आपको हो भी जाए और आप ठीक भी हो जाओ, पर आप अपने परिवार के इम्यूनो कम्प्रोमाइज लोगों को गंभीर रूप से बीमार कर सकते हो। फ्लू के बारे में हमारे पास में आज तक ऐसा कोई एविडेंस नहीं है अब तक की स्टडीज में कि इसमें एसिम्टोमेटिक ट्रांसमिशन होता है या नहीं। मतलब होने का कोई वो नहीं है अभी तक प्रमाण। और सीडीसी के जो एज वाइज और इलनेस वाइज जो डेटा आया है उसके बिहाफ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यदि आप 40 साल से नीचे के हो और कोई बीमारी नहीं है तो आप लगभग लगभग सेफ हो 100%। हाँ, कुछ एक्सेप्शन हुए हैं, स्पेशली फ्रंटलाइन वर्कर्स में। लेकिन जो एज वाइज डेटा है उनके अनुसार 50 साल से ऊपर वालों को बहुत खतरा है। मैं मानता हूं इंडिया यूथ्स की कंट्री है, पर फिर भी ओल्ड पीपल तो हर किसी के घर में है। और फिर यूथ्स के अंदर भी कोमोर्बिडिटी है, या हाइपरटेंशन है, या किसी को डायबिटीज है, किसी का अस्थमा है। 25% के लगभग यूथ्स भी कोमोर्बिडिटी का शिकार है। दूसरी चीज, ये जो 1% का मृत्यु दर है, इसमें स्वस्थ लोगों को इंक्लूड किया गया है, इसलिए ये औसत इतना कम है। क्या मतलब? कुछ बीमारी से पीड़ित लोगों के बीच इसका मृत्यु दर 20% तक भी है। और ये डेथ रेट तब निकल कर आ रहा है जब सबको अभी तक इलाज मिला ही है। आगे वो कहते हैं कि इलाज तो सर्दी जुकाम का भी नहीं है, तो क्या हम उससे डरते हैं? नहीं डरते। वो कहते हैं वैक्सीन तो सर्दी जुकाम की भी नहीं है, इस प्रकार वो कहते हैं। अब पता नहीं ये अफवाह किसने फैलाई है और कहां से ये अफवाह फैली है। रोज मेरे पास भी ऐसे कमेंट आते हैं कि सर्दी जुकाम का कोई इलाज नहीं है। पहली चीज, सर्दी जुकाम की बात करें, एज ऑफ 2016 8 एंटीवायरल इन्फ्लुएंजा के लिए अप्रूव्ड है, मार्केट में है, यानी इसका इलाज उपलब्ध है और हमारे शरीर में इसके खिलाफ पहले से एंटीबॉडी भी है। फिर वो कहते हैं कि सर्दी जुकाम की वैक्सीन नहीं है। सर्दी जुकाम की वैक्सीन भी है और डेवलप्ड कंट्रीज में लोग लगवाते भी हैं।
भारत में इसलिए नहीं लगवाते कि इसके लिए हमारे पास जो एंटीवायरल है उन्हीं से काम चल जाता है सीवियर केसेस में, और फ्लू से कोई विशेष मौतें भारत के अंदर नहीं होती हैं क्योंकि इसका मृत्यु दर भी कम है और ये फैलता भी कम है, यानी आर नॉट वैल्यू इसकी कम है। पर इसकी वैक्सीन महंगी पड़ती है, इसलिए सरकारें इसे लगाने का कोई अभियान नहीं चलाती। महंगी क्यों होती है सर्दी जुकाम की वैक्सीन? क्योंकि आज जो वैक्सीन बनाई है वो अगले साल तक बेकार हो जाएगी, वायरस म्यूटेट करता है। क्यों बेकार हो जाएगी? क्योंकि सर्दी जुकाम किससे होता है? एडिनो वायरस से, कोरोना वायरस से, रीनो वायरस से, इन्फ्लुएंजा से। अब इन वायरसेस की फैमिलियों में सैकड़ों वायरसेस हैं, तो इनमें से हर साल साइंटिस्ट को यह आइडेंटिफाई करना होता है कि इस साल कौन से वायरस ने भयानक रूप लिया है, और फिर उन चुनिंदा वायरस की स्ट्रेन्स को लेकर के वैक्सीन बनाई जाती है। तो यानी हजारों वायरसेस को तो एक वैक्सीन में नहीं डाला जा सकता, इसलिए इसकी वैक्सीन में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा खर्च होता है हर साल, इसलिए सिर्फ वल्नरेबल लोगों को ही लगाई जाती है। तो ये भ्रम तो सभी लोग निकाल लें कि विज्ञान आज तक सर्दी जुकाम की वैक्सीन नहीं ढूंढ पाया। हाँ, पोलियो की तरह खतरनाक नहीं है सर्दी जुकाम, इसलिए इसकी वैक्सीन के लिए कोई अभियान नहीं चलाया जाता सरकार के द्वारा हर किसी को लगाने का। हालांकि अभी कोरोना पर जो रेमडेसिविर के ट्रायल चल रहे थे, अब वो सफल हुए हैं, जो डेटा निकल कर आया है उस बेसिस पर रेमडेसिविर को कोरोना के लिए अप्रूव कर दिया गया है। यूएस की एक कंपनी है, नाम मुझे ध्यान नहीं, जो मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर रही है। पर इस दवाई में अभी एक समस्या है कि इसे आप खुद नहीं ले सकते पैरासीटामोल की तरह, डॉक्टर की निगरानी बहुत जरूरी है और अस्पताल में बेड नहीं है। वही एक समस्या फिर घूम के आ जाती है। फिर आगे संदीप जी कहते हैं कि जो टेस्ट है वो 5% की औसत से पॉजिटिव डिटेक्ट कर रहा है, यानी 130 करोड़ लोगों का टेस्ट कर दिया जाए तो 5 करोड़ लोग पॉजिटिव निकल कर आते हैं जिन्हें कोरोना हो चुका है या फिर अभी है। पहली चीज तो 130 करोड़ का 5% 6.5 करोड़ होता है, पर उन्होंने एक राउंड ऑफ फिगर ली होगी, चलिए कोई नहीं। सवाल है कि क्या वाकई 5 करोड़ लोगों को कोरोना है, हो चुका है? तो देखिए, इसमें पहली चीज संदीप जी मान के चल रहे हैं कि साइंटिस्ट तो इन सब बातों को कंसीडर ही नहीं करते हैं, उनके तो दिमाग में आज तक ये आया ही नहीं जो कैलकुलेशन संदीप सर कर रहे हैं। ये जो डेटा निकालने की कोशिश कर रहे हैं संदीप जी, इसे आईएफआर डेटा बोलते हैं मेडिकल फील्ड में, इन्फेक्शन फैटेलिटी रेट। और ये डेटा भी फ्लू के कंपेयर में कई गुना आ रहा है हाल फिलहाल में। अभी भी इतने लॉकडाउन के बाद भी, इतने मेजर्स लेने के बाद भी ये फ्लू के कंपेयर में कई गुना है। और अगर 2 लाख केसेस ऑफिशियली हैं तो ये कोई 20 लाख के आसपास एक्चुअल इन्फेक्शन की संख्या होगी, 10 से 20 गुना। क्योंकि अभी तक जितनी भी स्टडीज हुई हैं पूरी दुनिया में, उनमें से 10 गुना से लेकर के 20 गुना तक ही सामने आया है इन्फेक्शन फैटेलिटी रेट। ये 250 गुना तो अभी तक किसी भी स्टडी में नहीं आया है। तो ये तो मैं शीर इग्नोरेंस कहूंगा कि इतनी बड़ी एजम्पशन आप कैसे कर सकते हैं, कोई बेसिस नहीं है इसका, और फिर इस एजम्पशन के बेसिस पर आपने पूरी वीडियो बना डाली। एजम्पशन का कोई बेसिस होना चाहिए या नहीं, या खुद से ही मान लेंगे कि 5 करोड़ लोग इन्फेक्टेड होंगे? संदीप सर ने कहा, क्या संदीप सर ने क्या बेसिस माना है मैं वो बताता हूं कि टेस्ट जो है वो 5% का पॉजिटिव देता है। इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि आदमी पॉजिटिव है या नेगेटिव, टेस्ट तो 5% का पॉजिटिव देता है। फिर इसका एक मतलब ये भी हुआ कि जो टेस्ट जो पूरी दुनिया इस्तेमाल कर रही है ये फर्जी है, क्योंकि ये टेस्ट प्रतिशत के हिसाब से पॉजिटिव देता है। मतलब इस बात से कोई लेना देना नहीं है कि पेशेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव। आपकी जानकारी के लिए बता दूंगी, आरटीपीसीआर टेस्ट एक टेक्निक है, में फॉल्स पॉजिटिव बहुत रेयर होते हैं, बहुत ज्यादा रेयर। हालांकि टेस्ट के अंदर जो प्राइमर इस्तेमाल किया जाता है उस पर भी निर्भर करता है, पर फिर भी बहुत रेयर पॉजिटिव की एरर होती है, नेगेटिव की एरर हो सकती है। आरटीपीसीआर टेस्ट कैसे काम करता है? ये वायरस का प्रोटीन देखता है सैंपल में। कैसे देखता है? उसको मैग्नीफाई करता है हजार हजार गुना। अगर टेस्ट सैंपल में प्रोटीन दिखाई देता है तो पॉजिटिव है सैंपल, यानी बिना देखे ये नेगेटिव ही बताएगा, बल्कि फॉल्स नेगेटिव दे सकता है, क्योंकि मान लीजिए वायरल लोड कम है और मैग्नीफाई करने के बावजूद भी जो टेस्ट ढूंढ रहा है वो उसे मिल नहीं पाया, तो पेशेंट को नेगेटिव दिखाएगा। ये टेस्ट तो उल्टा उन लोगों को भी पॉजिटिव दिखा देता है जिनको कुछ दिन पहले हुआ था, क्योंकि उनकी बॉडी में प्रोटीन मिल जाता है मैग्नीफाई करने पर। यानी जितने पॉजिटिव हमारे पास हैं उन्हीं को ये टेस्ट पॉजिटिव दिखाएगा। वो एक अलग बात है कि लापरवाही हो जाए लैब टेक्नीशियन से, क्रॉस कंटेमिनेशन हो जाए, ह्यूमन एरर्स जिन्हें कहते हैं इन टोटल। अब आप कहोगे कि हम कैसे विश्वास करें, तो मैं कहता हूं बिल्कुल मत करो। मैं उनकी बातों में आपको गड़बड़ी दिखा देता हूं। पहली चीज तो ये टेस्ट कोई लॉटरी बेसिस पर नहीं हो रहा है, ये बात तो आप भी मानते होंगे। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है मुख्यतः। तो यदि 130 करोड़ लोगों का भी किया जाए तो ऑफिशियल फिगर 2 लाख की है, तो वो 20 लाख के आसपास होती है, 5 करोड़ तो कतई नहीं होगी। फिर वो कहते हैं कि और सबका टेस्ट करने में 37 साल लगेंगे। पहली चीज, रोज टेस्ट की संख्या बढ़ रही है। ये बात ठीक वैसे ही हुई जैसे बचपन में एक सवाल पूछा जाता था ना वर्क एंड टाइम वाले चैप्टर में,
कि एक कपड़े को सूखने में 1 घंटा लगता है तो 10 कपड़े को सूखने में कितना टाइम लगेगा, तो 10 घंटे थोड़े ही लगेंगे, सिर्फ 1 ही घंटा लगेगा। उसी प्रकार टेस्टिंग में हम सभी छोटी बड़ी लैब्स को इंक्लूड कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर। इस चीज को सपोर्ट करने के लिए अगर आप देखो तो पहले 20 में से एक व्यक्ति पॉजिटिव निकलता था, और उससे भी कम था पहले, तो 30 40 50 में एक पॉजिटिव निकलता था, फिर 2 निकले, फिर 3 निकले, और अब संख्या बढ़ती जा रही है, जबकि कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। और ब्राजील की बात करें, जहां के राष्ट्रपति ने कोरोना को फर्जी बताया था मार्च महीने में, वहां आज जब हालात बिगड़ी है तो 11 में से 8 लोग पॉजिटिव निकल रहे हैं, द गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार, पढ़ रहा था मैं उसमें। पूरी दुनिया के अंदर जो पॉजिटिव निकलने की रेट है वो अलग है, तो इसका मतलब टेस्ट जबरदस्ती पॉजिटिव तो नहीं निकाल रहा है। जो पॉजिटिव है उन्हीं को पॉजिटिव बताता है, कि आप जितने टेस्ट करोगे उतने पॉजिटिव निकलेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रतिशत के हिसाब से पॉजिटिव नहीं निकाल रहा। अब दूसरी बात वो कहते हैं डेथ ओवर रिपोर्ट हो रही है, उनके अनुसार 5800 से कम ही होगा, ज्यादा नहीं होगा डेथ का आंकड़ा। पहली चीज, अगर आप नई गाइडलाइंस देखो तो मरे हुए आदमी का कोरोना टेस्ट नहीं हो रहा है। अब लेटेस्ट जो दिल्ली में गाइडलाइंस हैं, विशेष तौर पर न्यूज चैनल्स ने भी इसे कवर करा है कि मरे हुए व्यक्ति की जांच नहीं होगी, यानी डेथ टोल एक्चुअल से कम होगा। और जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आंकड़ा 5800 से बढ़कर 7500 पार कर चुका है, यानी आपकी कैलकुलेशंस को तो ये सब डेटा सपोर्ट नहीं करता। और इन्फेक्शन फैटेलिटी रेट कभी भी ऐसे नहीं निकाला जाता जैसे संदीप सर निकाल रहे हैं। संदीप जी ने उन मौतों की सैंपलिंग तो करी ही नहीं जो अनरिपोर्टेड और अनडिटेक्टेड गई हैं। टेस्ट की तो सैंपलिंग कर ली कि वो 5 करोड़ होंगे। यूएस में जो 1 लाख लोग मरे हैं उनकी भी तो कोई एक्सप्लेनेशन होनी चाहिए, वो भी नहीं है। जबकि पिछले साल पूरे फ्लू सीजन में सिर्फ 35,000 लोग मरे थे, और अभी तो सीजन गया नहीं है। फिर वो हेलमेट वाली कहानी बताते हैं कि मास्क सबने लगाए हैं पर हेलमेट किसी ने नहीं लगाया है। इसमें मैं एक बात कहूंगा, थोड़ी मेरी भी गलत हो सकती है। लोकल मार्केट में बहुत ही कम प्रतिशत चांस होते हैं कि इतनी कम स्पीड पर आपका कोई भयानक एक्सीडेंट हो और आप मर जाओ। कभी आपने सुना है गली में एक्सीडेंट हो गया और आदमी मर गया? क्योंकि स्पीड ही नहीं होती। लेकिन मार्केट्स में ही कोरोना संक्रमण फैल रहा है। बाकी हेलमेट हर जगह लगाना चाहिए, पर हर जगह संभव नहीं हो पाता। छोटे मोटे काम के लिए आप हेलमेट लगा के हर समय नहीं जा सकते, तो मार्केट में हेलमेट से ज्यादा मास्क जरूरी है फिलहाल में। और मेन रोड पर तो सभी लगाते हैं। फिर वो कोरोना को एक्सीडेंट से कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि एक्सीडेंट से भी 1.5 लाख लोग मरते हैं। पर सवाल है कि 1.5 लाख लोग मरते हैं, इट्स ओके, पर 1.5 लाख लोग मरते हैं, हमें वहां भी इंप्रूवमेंट करनी चाहिए कि ये 1.5 लाख लोग ना मरे। कारण ढूंढने चाहिए कि किस कारण से एक्सीडेंट हुआ है और उस कारण पर काम करना चाहिए। एक्सीडेंट कोई कम्युनिकेबल डिसीज नहीं है। और कभी आपने सुना है कि एक्सीडेंट की वजह से देश के सारे हॉस्पिटल फुल हो गए हों? एक्सीडेंट फैलने वाली बीमारी थोड़ी ही है। ये बहुत ही ज्यादा सिली आर्गुमेंट मुझे लगा उनका। और एक्सीडेंट एक ऐसी चीज है जो हमारे हाथ में है काफी हद तक, यदि मूर्खता ना की जाए तो। आपको आपका एक्सीडेंट हो जाएगा तो आपका परिवार आपके साथ रहेगा, पर यहाँ पर जो साथ रहेगा वो भी फंसेगा। और 1.5 लाख मौत पूरे साल में होती है। ये पूरे साल में कितनी बार 1.5 लाख मौत करेगा पता नहीं। जैसे अमेरिका का आंकड़ा लें तो अभी कोरोना का कहर वहां पे चल रहा है, गया नहीं है, और 1 लाख मौतों को पार कर चुका है आंकड़ा। फिर वो अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं कि ये बड़ी खतरनाक समस्या है। इसे मैं 100% सहमत हूँ। पूरे विश्व की ही इकोनॉमी को नुकसान हुआ है। बड़ी चिंता का विषय है अनएम्प्लॉयमेंट, विशेष तौर पर भारत के लिए। भारत की इकोनॉमी पहले ही खराब थी और अब और खराब हो गई है। पर वही वही बात है, इकोनॉमी भी वापस आ जाएगी बहुत जल्द। हमारे पास में टेक्नोलॉजी है, सब कुछ है। हम 1990 में नहीं चले गए हैं। हमने काम करना बंद करा है, और उसमें भी 50% सेक्टर ने लॉकडाउन के दौरान भी काम करा है। चाहे आईटी सेक्टर हो या एसेंशियल का सेक्टर हो या फिर इमरजेंसी सर्विसेज को लेकर, अब और भी बहुत से सेक्टर्स हैं जो हमेशा काम कर रहे हैं। लेकिन वो एक 13 करोड़ लोगों की बात करते हैं। उन्होंने कहीं ये न्यूज में फिगर देखी है और कहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट के कारण इन 13 करोड़ लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी में कमी हो जाएगी, और ऐसे में एक लूप बन जाएगा। उस कारण से ये 13 करोड़ की फिगर बढ़कर 20 करोड़ हो जाएगी, क्योंकि पर्यटन वगैरह ये सब इंडस्ट्रियों पर नुकसान होगा। इस वजह से तो वो एक लूप बन जाएगा। फिर संदीप जी वही गलती कर रहे हैं जो उन्होंने 5 मिनट पहले करी है। संदीप जी, जो ये कैलकुलेशन की जाती है अनएम्प्लॉयमेंट की, 13 करोड़ की फिगर बिल्कुल ठीक है, आपने बिल्कुल सही पढ़ी है न्यूज में। लेकिन इसमें इन सब फैक्टर्स को कंसिडर करके ही किया जाता है कि कितने लोगों की स्पेंडिंग कैपेसिटी कम होगी और कौन सा लूप बनेगा। स्टैटिस्टिशियन और इकोनॉमिस्ट इन बातों का ध्यान रखकर ही डेटा देते हैं, और सिर्फ इनका ही नहीं और भी 50 फैक्टर लिए जाते हैं, तब एक फाइनल फिगर दिया जाता है। तो जबरदस्ती 13 करोड़ को 12 करोड़ को 20 करोड़ में तो बनाइए। बार बार वही गलती। जो अथॉरिटी डेटा एनालिसिस के लिए बैठी है उन्हें मूर्ख समझकर आप बात कर रहे हो। वो इन सब बातों का ध्यान रख करके लूप वगैरह का सब ध्यान रखती है कि कहाँ से कहाँ फर्क पड़ेगा।
फिर वो कहते हैं कि डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेथ रेट बहुत ही कम है। मैं भी मानता हूँ डेथ रेट कम है और डरने की जरूरत नहीं है, पर एक बात और है, अभी तक अर्ली डायग्नोसिस हो रहा था और सभी को ट्रीटमेंट मिल रहा था क्योंकि प्रतिदिन के केसेस कम थे। पर चिंता की बात यह है कि अब हॉस्पिटल्स फुल हैं, आपको बेड नहीं मिलेगा। प्लस एक बात और बताना चाहूंगा कि मरने और जीने के बीच भी एक स्टेज होती है। कई केसेस में लाइफ लॉन्ग कॉम्प्लिकेशंस के रिजल्ट सामने आ रहे हैं, कुछ एक महीनों की वीकनेस भी सामने आ रही है। दूसरी चीज है कि पैनिक करना गलत है। कुछ लोग तो कोरोना को कैंसर ही मान बैठे हैं और ऐसे डर जाते हैं कि कैंसर हो गया। पर थोड़ा डर होना चाहिए, तो नहीं तो बिना डर के भारत में कोई प्रिकॉशन लेने वाला भी नहीं है। लॉकडाउन खुलने के बाद भी लोगों को लग रहा है कि वायरस भी चला गया है। वायरस तो कहीं नहीं गया, सभी को होना है एक ना एक दिन, अगले साल होगा तब भी होगा। फिर वो टेस्ट को कम करने की कहते हैं, जबकि पूरी दुनिया ने टेस्ट बढ़ा के ही कोरोना पर काबू पाया है। किसी भी देश की बात कर लो, टेस्ट ही थे जिनके कारण साउथ कोरिया ने एक दिन का लॉकडाउन लगाए बिना भी कोरोना पर काबू पा लिया। चाइना ने, न्यूजीलैंड ने, सबने टेस्ट के बिहाफ पर ही काबू पाया है। तो ये कहना बहुत गलत है कि टेस्ट कम कर दो और धीरे धीरे खत्म ही कर दो। ब्राजील ने किया ऐसा कि ना टेस्ट किया और ना ही लोगों के सामने कोई डेटा आया। जब टेस्ट नहीं करोगे तो कहां से डेटा आएगा। मार्च महीने में ब्राजील के राष्ट्रपति जो है बोल्सोनारो, कुछ इस तरह का नाम है, का बयान आया था कि कोरोना इज हिस्टेरिया ऑफ मीडिया। और आज क्या हो रहा है ब्राजील में, सबके सामने है। राष्ट्रपति के खिलाफ अध्यादेश लाया जा रहा है। सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि डेथ रिपोर्ट अंडर रिपोर्ट किया जाए। भैया सरकार बचानी है, डेमोक्रेसी अगले चुनाव जीतने। सरकारी वेबसाइट से कोरोना के डेटा ही हटा दिए गए, पर लाशों के ढेर जो लगने शुरू हुए हैं अस्पतालों के अंदर और बाहर, उन्हें कैसे छुपाओगे राष्ट्रपति जी। बाद में विरोध हुआ कि राइट टू इंफॉर्मेशन के खिलाफ है, तो डेटा वापस से लाइव किया गया वेबसाइट पर। यदि भारत ने पहले ही बड़े पैमाने पर टेस्टिंग कर आइसोलेशन की टेक्निक अपनाई होती तो नतीजा कुछ और होता। आज कोरोना काबू में होता, लेकिन कुछ लोगों ने भी गलतियां करी, भाग गए क्वारंटीन सेंटर से ही। लेकिन सभी का एफर्ट रहा इसे विफल करने में लॉकडाउन को। उल्टा टेस्ट के चलते हम एसिम्टोमेटिक केसेस को भी डायग्नोस कर पा रहे हैं और टेस्ट के बेसिस पर ही हम वल्नरेबल पीपल को बचा पा रहे हैं। ऐसा संभव है कि आपको कोरोना होके चला जाए, आप अपने परिवार में किसी सदस्य को दे दो और वो सीरियसली इल हो जाए। टेस्ट के बेसिस पर ही अर्ली डायग्नोसिस और क्वारंटाइन करना संभव है, अदरवाइज आपको पता भी नहीं लगेगा। फिर एक बात और कही उन्होंने कि कोरोना से वो लोग मर रहे हैं जिन्हें पहले से कोई बीमारी है। मान लीजिए किसी को हाइपरटेंशन था और वो अब मर गया, तो क्या उसे आज ही मरना था। हाइपरटेंशन तो पिछले 20 साल से था, डायबिटीज तो पिछले 20 साल से थी, अस्थमा तो पिछले 20 साल से था। तो क्या उन्हें आज ही मरना था। अभी 5-10 साल तो कम से कम और जीना था ना। तो ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ कि वो तो मरने ही वाले थे। कोरोना हो जाए तो कोई पैनिक करने की बात नहीं है, बट इस बात को ध्यान रखने की भी, प्रॉब्लम बढ़ तो नहीं रही है, इस बात को ध्यान रखिए। कैसे ये सब बातें पता करें कि प्रॉब्लम बढ़ तो नहीं रही है कोरोना होने पर, इनके क्या चेक पॉइंट्स रखें, अगर आप कहोगे तो इन पर भी मैं एक वीडियो डाल दूंगा। पर मैं अमूमन उन्हीं टॉपिक्स पर वीडियो डालता हूं जिन बातों की जानकारी लोगों को होनी चाहिए और है नहीं, यानी ऐसी बातें जो और यूट्यूब चैनल्स ने कवर नहीं करी हैं। भारत ने लॉकडाउन सही समय पर लगाया, पर कुछ लोगों की नासमझी और कुछ सरकारी तंत्र की कमी रही, टोटल लॉकडाउन विफल हो गया। पर एटलीस्ट सरकार ने एक लड़ने का प्लेटफॉर्म दिया सही समय पर, तो इसके लिए तो मैं बीजेपी सरकार को हेड्स ऑफ कहूंगा। अब लोग ही क्वारंटाइन सेंटर से भागेंगे तो क्या किया जाए। इंडिया चाइना तो नहीं है, चाइना ने ऐसे लोगों को सजाए मौत दी है। भारत तो डेमोक्रेसी है। तो कुल मिला के क्या कहना चाहता हूँ, ऑस्ट्रिच पॉलिसी किसी समस्या का समाधान नहीं होती है। आंखें बंद करने से या टेस्ट कम करने से कोरोना की भयावहता कम ज्यादा नहीं होने वाली है। और उल्टा टेस्ट कम करने से क्या होगा, डेथ रेट बढ़ा हुआ ही दिखाई देगा। जो लोग सीरियस है उन्हीं का टेस्ट किया जाए तो डेथ रेट बढ़ा हुआ ही दिखाई देगा। क्या मतलब है, 100 लोग हॉस्पिटल में आए जो सीरियसली बीमार थे, उन्हीं का टेस्ट किया गया और 100 में से 90 पॉजिटिव निकले और फिर उनमें से 25 लोग मर गए, तो डेथ रेट तो बहुत बढ़ जाएगा। अभी के डेथ रेट में बूढ़े, बच्चे, जवान, हेल्दी लोग सब शामिल हैं। यदि सिर्फ उन्हीं का टेस्ट करें जो हॉस्पिटल आ रहे हैं, फिर तो डेथ रेट बहुत बढ़ जाएगा। फिर कुछ दरवाजे वाले एग्जाम्पल देते हैं, तो जब पीछे के ही वीडियो गलत है तो दरवाजे वाले एग्जाम्पल तो क्या सही होंगे। और दूसरी बात, मैं एनालॉजीज को कभी एंटरटेन नहीं करता। आपने देखा होगा मेरी सारी वीडियोस टू द पॉइंट रहती हैं, कोई टाइम वेस्ट नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि एक डेटा से अनेकों कंक्लूजन निकाले जा सकते हैं, जिससे डेटा को देख करके गुमराह करना आसान है। कंक्लूजन वो सही होता है जिससे सभी डेटा के जवाब, सभी सवालों के जवाब मिल जाएं। डेटा को देख करके उस कंक्लूजन को सही माना जाता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपके कोई सवाल हो या किसी विशेष टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। नए हैं और चाहते हैं कि इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहें तो चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।